Today, hello students, myself सुमित सिंगला। आज मैं आपको इनकम टैक्स का चैप्टर 3 रेजिडेंशियल स्टेटस में कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे फाइंड करते हैं ये बताऊंगा। इन लास्ट लेक्चर मैंने आपको इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना समझाया था, बट अब मैं आपको कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे फाइंड करते हैं ये हम फाइंड करेंगे। तो कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस अगर इंडिया में हम निकालना चाहते हैं तो एक कंपनी रेजिडेंट होगी इंडिया में। अ कंपनी इज कॉल्ड रेजिडेंट इन इंडिया इफ कंप्लीटली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। एक तो उसका पूरा कंट्रोल कहाँ से होना चाहिए? इंडिया से। 100% कंट्रोल, 100% कंट्रोल कहाँ से होना चाहिए? इंडिया से, या वो रजिस्टर्ड इंडिया में होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन कोई कंपनी फुलफिल कर देती है तो वो इंडिया में क्या कहलाएगी? रेजिडेंट कहलाएगी। अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगी। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का इशू कंपनी के साथ नहीं होता। कंपनी या तो रेजिडेंट होगी या फिर नॉन रेजिडेंट होगी। तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें, एक्स और वाई दो लिमिटेड हैं, ठीक है, आर रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो जो एक्स लिमिटेड है वो रजिस्टर्ड कहाँ है? पाकिस्तान में है। जबकि जो वाई लिमिटेड है वो कहाँ रजिस्टर्ड है? इंडिया में। कहाँ रजिस्टर्ड है? इंडिया में। बट इसका 100% एक्स लिमिटेड का जो कंट्रोल है 100% कहाँ है? इंडिया में। जबकि वाई का 100% कंट्रोल बाहर है। तो इसका 100% कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और ये जो है 100% कंट्रोल फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, बट दोनों की दोनों ही कंपनी क्या कहलाएंगी? रेजिडेंट। ठीक है जी, ये भी क्या कहलाएगी? रेजिडेंट। ये किस इशू के कारण रेजिडेंट कहलाएगी? ये इस इशू के कारण क्या कहलाएगी? रेजिडेंट कहलाएगी, क्योंकि इसका 100% कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है, इसलिए ये क्या है? रेजिडेंट है। जबकि वाई जो लिमिटेड कंपनी है वो रजिस्टर्ड इंडिया में है, इसलिए वो भारत में क्या है? रेजिडेंट है। दोनों ही कंपनियां भारत में क्या कहलाएंगी? रेजिडेंट कहलाएंगी। बट एक्स लिमिटेड क्यों रेजिडेंट है? क्योंकि उसका 100% कंट्रोल कहाँ से है? इंडिया से है। जबकि वाई लिमिटेड का जो 100% कंट्रोल पाकिस्तान से है। बट वाई लिमिटेड भी इंडिया में रेजिडेंट है क्योंकि वो रजिस्टर्ड कहाँ है? इंडिया में रजिस्टर्ड है। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नेचर ऑफ इनकम या स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। अभी तक हमने ये सीखा कि OR, NOR या NR कैसे बनता है। एक इंडिविजुअल OR, NOR और NR कैसे बनता है, इसके लिए हमने देखा था कि अगर एक बेसिक और दो एडिशनल कंडीशंस पूरी कर दे तो एक इंडिविजुअल OR कहलाएगा। अगर वो केवल बेसिक पूरी करता है तो NOR कहलाएगा। अगर वो बेसिक भी पूरी नहीं कर पाता है तो वो NR कहलाएगा। अब हम ये देखेंगे कि इसकी अगर एक पर्सन OR है तो क्या ये इनकम उसके लिए टैक्सेबल है, या अगर वो NOR है तो क्या ये इनकम उसके लिए टैक्सेबल है, या NR है तो उसके लिए क्या ये इनकम टैक्सेबल है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मिस्टर राम अगर रेजिडेंट है तो क्या ये इनकम उसके लिए टैक्सेबल? कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है? अगर मिस्टर राम NOR है तो कौन सी इनकम उसके लिए टैक्सेबल है? अगर राम नॉन रेजिडेंट है, NR है, तो कौन सी इनकम उसके लिए टैक्सेबल है? तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स हैं। अगर कोई भी इनकम प्रीवियस ईयर में इंडिया में रिसीव होती है या एक्रूड होती है
तो वो हर केस में टैक्सेबल होगी। अगर एक इंडिविजुअल OR है तो भी उसे टैक्स देना पड़ेगा, अगर एक इंडिविजुअल NOR है तो भी टैक्स देना पड़ेगा, अगर वो NR है तो भी उसे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, यहां पर हमने एक्चुअल रिसीव्ड और एक्चुअल एक्रूड लिया है। अगर डीम टू बी रिसीव्ड और डीम टू बी एक्रूड है तो भी ये तीनों ही केस में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। इसका एग्जाम्पल ये है बेटा कि कई बार क्या होता है, फॉरेन मिनिस्ट्री में हमारे जो लोग बाहर एम्बेसडर लगते हैं, जो हमारे एम्बेसडर है, मान लो अमेरिका में इंडिया का जो एम्बेसडर है वो वहीं पर रिसीव कर रहा है इनकम, तो वो आउटसाइड रिसीव नहीं कर रहा, उसे पेमेंट कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। तो हम ये मानते हैं कि वो डीम टू बी एक्रूड और रिसीव्ड कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। फिर से एग्जांपल दे रहा हूं, फॉरेन में जो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, अमेरिका में, चाइना में, इंडिया की तरफ से जो अपॉइंट्स होते हैं उनको पेमेंट कौन करती है, इंडियन गवर्नमेंट करती है। बट वो इनकम कहाँ रिसीव करते हैं, आउटसाइड इंडिया रिसीव करते हैं। बट हम ये मानते हैं कि उसको इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है, तो वो डीम टू बी रिसीव्ड और एक्रूड इन इंडिया है। इसके अलावा फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट जो हमारे पास है वो ये कह रहा है कि अगर कोई इनकम रिसीव्ड बाहर हो रही है बट बिजनेस उसका कंट्रोल इंडिया से है, तो OR और NOR के केस में टैक्सेबल होगा। अगर कोई इनकम बाहर रिसीव हो रही है और बिजनेस भी बाहर से ही कंट्रोल हो रहा है, तो सिर्फ OR क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इसे मैंने एक शॉर्ट में लिखा है, ध्यान से देखो। अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव्ड और एक्रूड हो रही है तो वो तीनों ही केस में टैक्सेबल होगी। अगर कोई इनकम इंडियन बिजनेस से रिलेटेड है तो भी, मान लो कोई कानपुर में बिजनेस है या दिल्ली में बिजनेस है या बॉम्बे में बिजनेस है, तो वो सभी बिजनेस से जो भी इनकम होगी वो इंडियन इनकम मानी जाएगी और वो तीनों ही केस में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। बट अगर कोई इनकम आउटसाइड रिसीव होती है और उसमें बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता है, तो दो केसेस में टैक्सेबल होगी। अगर वो बिजनेस बाहर से कंट्रोल हो रहा है तो केवल OR उसके ऊपर क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो OR हमारे पास हर केस में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। यहां पर मैं आपको दो रूल बता रहा हूं बेटा, सिंपल सी बात है। इंडियन इनकम है कोई, कौन सी इनकम है, इंडियन इनकम है जो वो इन ईच केस टैक्सेबल है फॉर एवरी पर्सन। चाहे वो OR है, चाहे NOR है, चाहे NR है, जो इंडियन इनकम है वो हर केस में क्या है, टैक्सेबल है। उसके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट, उसके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट नहीं है। रेजिडेंशियल स्टेटस किसके लिए इंपॉर्टेंट है, रेजिडेंशियल स्टेटस इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया और फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम के लिए क्या है, वो टैक्स चेक करते हैं। इन शॉर्ट अगर हम इन सब को समझें तो इसका मतलब ये है कि इंडियन इनकम हर केस में टैक्सेबल होगी। उसके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट नहीं है। रेजिडेंशियल स्टेटस वही इंपॉर्टेंट होता है जब इनकम या तो इंडिया से बाहर रिसीव हो रही है या फॉरेन की कोई इनकम है। मैं यहाँ पे आपसे फिर से डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल है। मिस्टर राम प्रसाद का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मिस्टर राम प्रसाद OR है तो क्या ये इनकम टैक्सेबल है, अगर वो NOR है तो क्या टैक्सेबल है, अगर वो NR है तो क्या वो टैक्सेबल है। तो यहाँ पर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ रूल्स पढ़े थे, मैं फिर से रिपीट कर दूं। अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव्ड या एक्रूड हो रही है, तीनों केस में टैक्सेबल है। इंडियन बिजनेस से रिलेटेड है तो भी तीनों केस में टैक्सेबल है। हाँ, इनकम अगर आउटसाइड रिसीव्ड हो रही है
और किसी ऐसे बिजनेस से हो रही है जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो ओआर और एनओआर टैक्सेबल भरेंगे, अदरवाइज ओआर क्या भरेगा, टैक्स भरेगा। तो जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ईरान। ईरान में कोई बिजनेस चल रहा है, उससे कुछ प्रॉफिट हुआ, बट वो रिसीव्ड कहां हो रहा है, इंडिया में। कहां रिसीव हो रहा है बेटा, इंडिया में। अगर इंडिया में रिसीव हो रहा है तो ये मेरा रूल नंबर फर्स्ट एप्लीकेबल हो रहा है, तो ये अमाउंट तीनों के लिए ही क्या होगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तीनों ही इस पे क्या देंगे, टैक्स देंगे। तो ये जो 5,000 रुपये हैं ये तीनों के लिए ही क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। इस पे रूल कौन सा लग रहा है, हमारा फर्स्ट रूल लग रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान डिपॉजिटेड इन ए बैंक देयर। यानी कि कोई भी इनकम जो है वो पाकिस्तान में ही रिसीव हो रही है और वहीं पर क्या हो रही है, डिपॉजिट हो रही है। तो इस पे जो रूल है वो मेरा फिफ्थ लग रहा है कि एनी इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इज टैक्सेबल ओनली फॉर ओआर। तो ये इनकम किसके लिए टैक्सेबल है, सिर्फ ओआर के लिए क्या है, टैक्सेबल है। अब यहां पे हम पढ़ते हैं, प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस established in Pakistan, deposit in bank there, the business is controlled from outside India। तो बेटा ये देखो ध्यान से, यहां पर ये वाला रूल एप्लीकेबल हो रहा है। थर्ड रूल क्या कह रहा है कि इनकम रिसीव्ड तो आउटसाइड हो रही है, बट ऐसे बिजनेस से रिसीव हो रही है जो बिजनेस कहां से कंट्रोल हो रहा है बेटा, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। तो ये जो 20,000 अमाउंट है ये इन दोनों के लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। वर्ड आ रहा है एक्रूड इन इंडिया। अगर एक्रूड इन इंडिया है तो मेरा रूल नंबर फर्स्ट लग जाएगा, ये अमाउंट तीनों के लिए ही क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ए बिजनेस इन कानपुर। इंडिया में अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो वो तीनों के लिए ही क्या है, टैक्सेबल है। तो रूल नंबर 2 यहां पे एप्लीकेबल कर दिया मैंने। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड। पहले तो ये क्लियर कर दूं बेटा, इंडिया में अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जम्प्ट है टैक्स के लिए। फॉरेन में अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो वो इनकम टैक्स के लिए एग्जम्प्ट नहीं है। बट यहां पर क्या लिखा है, एग्रीकल्चर इनकम इंग्लैंड में हो रही है, यानी कि रिसीव्ड वहां पे हो रही है या डीम टू बी रिसीव्ड इंग्लैंड में हो रही है, और उसने वहीं पर अपने बच्चों पे खर्च कर दिया। तो इसका मतलब रूल नंबर जो मेरा 5 है, यानी कि सब कुछ बाहर हो रहा है, तो सिर्फ टैक्सेबल किसके लिए है, ओआर के लिए टैक्सेबल है। यहां पे एक वर्ड आया है रिसीव्ड इन इंडिया। मैंने आपसे कहा था कि रिसीव्ड इन इंडिया या एक्रूड इन इंडिया अगर कहीं वर्ड आ जाएगा तो ये इनकम सभी के लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। और इस पे मेरा रूल नंबर 1 लग गया। डिविडेंड फ्रॉम ए डोमेस्टिक कंपनी, ये एग्जम्प्ट होता है बेटा सभी के लिए। डिविडेंड फ्रॉम ए डोमेस्टिक कंपनी, अगर हम बात करें इंडियन कंपनी से कोई भी अगर मुझे टैक्स मिलता है, नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड एंड अर्न इन बांग्लादेश एंड फ्रॉम बैंक एंड डिपॉजिट देयर। तो ये भी 5वां रूल हो गया। ये यहाँ पे क्या दिखाएंगे हम, इस पे 5th रूल लगा देंगे। डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन पर्थ, बाहर से रिसीव हो रहा है, ये वर्ड क्या दिया हुआ है, रिसीव्ड इन इंडिया। अगर रिसीव्ड इन इंडिया वर्ड आ जाता है तो ये इनकम सभी के लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी।
यहां पर भी वर्ड क्या है, रिसीव्ड इन इंडिया। तो रिसीव्ड इन इंडिया है तो ये इनकम सभी के लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट, फीस फ्रॉम ए इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी मतलब इंडियन बिजनेस। इंडिया से अगर कुछ भी इनकम आ रही है तो उसके लिए टैक्सेबल कौन हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे। इंडियन बिजनेस से कोई भी इनकम हो रही है तो उसके लिए टैक्सेबल तीनों होंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कलकत्ता, फिर से वही बात आ गई, कलकत्ता में कोई बिजनेस कर रहे हैं और उससे हमें कोई इनकम हो रही है, इंडियन कोई भी बिजनेस है उससे अगर हमें कोई भी इनकम हो रही है तो वो तीनों के लिए ही क्या होगी, टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम फ्रॉम पेंशन फॉर सर्विस रेंडर इन इंडिया रिसीव्ड इन लंदन, तो ये डीम टू बी रिसीव्ड हो गई बेटा। सर्विस कहाँ कर रहा है वो, रिसीव्ड कहाँ कर रहा है, इंडिया में। सॉरी, सर्विस कहाँ कर रहा है वो, इंडिया में, और रिसीव कहाँ कर रहा है, लंदन में। तो ये एक्रूड इन इंडिया हो गई, कहाँ हो गई, एक्रूड या डीम टू भी मानेंगे तो रिसीव्ड इन इंडिया। वैसे तो यहाँ पे रेंडर इन सर्विस इन इंडिया, रिसीव्ड इन लंदन, तो ये डीम टू भी हो गया हमारे पास या एक्रूड टू भी हो गया। तो इसकी हम एंट्री करेंगे, तीनों में करेंगे। ठीक है, फिर से रिपीट कर दूं, इसे एक्रूड इन इंडिया बोलेंगे। ठीक है, चाहे रिसीव वो कहीं पर भी करे। या इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या रिसीव्ड देयर, द प्रोफेशन वाज सेटअप इन इंडिया। रूल मेरे पास लग गया थर्ड, कौन सा रूल था, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड बट बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो ये टैक्सेबल किसके लिए हो जाएगी, इन दोनों के लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कितना पॉइंट करूंगा, 3 पॉइंट पे करूंगा। रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी बेटा। इनकम फ्रॉम बिजनेस अर्नड इन अफगानिस्तान 25,000, 15,000 वर रिसीव्ड इन इंडिया। तो इस पे दो रूल लगेंगे बेटा। जो 15,000 हैं वो तो तीनों के लिए क्या रहेंगे, टैक्सेबल रहेंगे। बट जो बाकी के 10,000 हैं वो केवल किसके लिए टैक्सेबल रहेंगे, ओआर के लिए, और एनओआर के लिए क्या रहेंगे, वो टैक्सेबल रहेंगे। क्यों, क्योंकि जो 15,000 हैं वो रिसीव्ड इन इंडिया हैं तो उस पर फर्स्ट रूल लग गया। और जो आगे के हैं जो क्या है 10,000 पे क्या है कि रिसीव्ड तो आउटसाइड हो रहे हैं पर वो बिजनेस कहां से कंट्रोल हो रहा है, इंडिया से। रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम श्री अल अफनान अ रेजिडेंट फॉर टेक्निकल सर्विस, बिजनेस भी आउटसाइड, सब कुछ आउटसाइड है तो टैक्सेबल किसके लिए रहेगा, सिर्फ ओआर के लिए। बिजनेस इन चेन्नई, अगर इंडिया का कोई भी बिजनेस है तो वो किसके लिए होगा, तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। रूल नंबर 2, सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डीम टू बी इंडिया हो गई बेटा, सारा कुछ इंडिया में हो गया तो ये भी अमाउंट तीनों के लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। ये भी तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि रिसीव्ड इन इंडिया है। हिज ब्रदर गिफ्टेड फ्रॉम न्यूयॉर्क, ये एग्जम्प्ट होगा गिफ्ट। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बेटा अगर लॉस है, जिस प्रकार से इनकम टैक्सेबल होती है उसी प्रकार से जो लॉस है वो भी क्या होगा, एग्जम्प्ट हो लेस हो जाएगा इनकम से, टैक्सेबल इनकम में से। ये कहाँ पे हो रहा है, उसे ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, तो इसके लिए सिर्फ ओआर को क्या मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया वाले में भी किसको फ़ायदा मिलेगा, सिर्फ ओआर वाले को क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो मैं बेटा फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पे आपको ये 5 रूल अच्छी तरह से याद रखने हैं। कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव्ड या एक्रूड हो रही है तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। इंडियन बिजनेस से रिलेटेड है तीनों के लिए। इनकम रिसीव आउटसाइड हो रही है पर बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो ओआर और एनओआर। अगर दोनों ही आउटसाइड है तो ओआर। इन शॉर्ट ओआर को हमेशा ही क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, आई थिंक सो। थैंक यू।